नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ था फरवरी 2025 में, अब उसका कहीं ना कहीं पेपर उसकी वेबसाइट पर डल चुका है। तो आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के सामने जो पेपर हुआ था उस पेपर के मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप अपने इन आंसरों को सटीक रूप से मैच कर लें। हालांकि इससे पहले भी जब पेपर हुआ था तब भी हमने आप लोगों को आंसर बताया था, लेकिन अब आपके सामने पेपर है और पेपर के सामने ही मैं आप लोगों को इनके आंसर बताने वाला हूं। ठीक, तो यह जो पेपर है आप लोगों के सामने, यह है सेट ए। और यदि सेट ए के अलावा आपका सेट बी, सी, डी यदि इस टाइप से हो तो आप उनके आंसर ऊपर नीचे मैच कर लीजिए। यहां पर मैं आप लोगों को जो आंसर बताने वाला हूं वो है सेट ए के। ठीक, तो अभी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है पर्यावरण अध्ययन को लेकर, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के में आप लोगों को 1 से 21 से लेकर 150 तक जो प्रश्न आए हुए थे उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक, ये मैंने कोई अलग से नहीं लिया है, पेपर वही है जो आप लोगों ने दिया हुआ है। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं भाई। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कहां से कहां तक के प्रश्न दे रखे हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, जो कि कहां से कहां तक है भैया, 1 से लेकर 30 तक है। वहीं लैंग्वेजेस के सबके अलग अलग दे रखे हैं 31 से 60 तक। वहीं यदि हम देखें लैंग्वेज सेकंड का दे रखा है 61 से 90 तक। और वहीं मैथमेटिक्स जो दे रखा है 91 से 120 तक। और वहीं इन्वायरमेंट स्टडीज जो दे रखी है 121 से 150 तक। तो चलिए हम अभी जो चर्चा करते हैं वो करते हैं पर्यावरण अध्ययन की, और उसके बाद में बैक टू बैक आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट की आंसर शीट यहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पे निकाल लूं कि कहां से है। तो मैंने अभी आपको बताया है भैया 120 से लेकर हम 150 तक के प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने पेपर स्टार्ट होने वाला है। देखिए सेक्शन 5 जो कि है खंड 5 जो कि पर्यावरण अध्ययन को लेकर है। इस खंड में कुल कितने प्रश्न हैं? 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न के अनिवार्य है। तो यहां पर आप लोगों को बस मैं आंसर बता रहा हूं और आंसर देख के अपने आंसर को सही या गलत देख लीजिएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोगों को हर एक प्रश्न को भैया पढ़ाया गया था। उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ आया हो। ठीक, और ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन है। तो वायरस जनित रोग तपेदिक, जीवाणु जनित रोग मलेरिया, प्रोटोजोआ जनित रोग क्वाशियोरकर, कुपोषण के कारण होने वाला रोग चिकन पॉक्स। तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा रोग किसके कारण हुआ है। तो बच्चा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने 121 का बी। ठीक, यहां पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 121 का बी हो जाएगा। यानी कि मतलब आपके सामने वायरस जनित जो रोग है वो कौन सा है? तो यहां पर वायरस जनित रोग की यदि हम बात करें तो पहले का डी यानी कि चिकन पॉक्स। ठीक, वहीं यदि देखा जाए जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो जीवाणु जनित रोग हो जाएगा तपेदिक, जिसे कि हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक, इसी को हम क्षय रोग बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है भैया। ठीक है, क्षय रोग भी बोलते हैं। वहीं प्रोटोजोआ जनित रोग की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा क्या? प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा मलेरिया। और कुपोषण के कारण होने वाला रोग जो है वो है क्वाशियोरकर। ठीक, तो इसका पहले का सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि 121 का बी वाला ऑप्शन। चलिए, भारत के कौन से क्षेत्र में लद्दाख यानी कि कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? आप लोगों को यहां पर बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर याक पशु पाया जाता है। अब याक पशु की विशेषता क्या है बच्चों? तो याक पशु की जो विशेषता है वो यह है कि ये ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में? ठंडे या बर्फ वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो वो स्थान है लद्दाख, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। और लद्दाख जो है इसे भारत का सफेद मरुस्थल कहते हैं। भारत का सफेद मरुस्थल किसको कहा जाता बच्चों? तो भारत का सफेद मरुस्थल जो है वो इसी को कहा जाता। सर क्यों कहा जाता? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ से ढका रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 123वां, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, यानी कि यहां पर आपके सामने है ENVIS, यानी कि यहां पर आप लोगों को बताना है ENVIS इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो बच्चों यहां पर ENV का मतलब जो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा एनवायरमेंट। क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल। और IS का मतलब क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा यदि देखा जाए तो यह है पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय सूचना प्रणाली इसका क्या है? सही आंसर है। बाकी इंग्लिश में देखोगे तो आप यह एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है यहां पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहां पे 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? यानी कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड, कल्पना चावला, एडविन एल्ड्रिन। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा।
कौन हो जाएगा? एडविन एल्ड्रिन। चलिए अगला प्रश्न है, पांडुपेला या पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है? ये आप लोगों को बताना है कि पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है। जयपुर, अजमेर, अलवर, पंडेर। तो पांडुपोल का मेला जो लगता है आपका राजस्थान में कहाँ पर लगता है? अलवर में लगता है। ठीक, कहाँ पे? अलवर में। बच्चों ये एक भी प्रश्न अभी तक जो मैंने आपको 5 बताए हैं एक भी बाहर नहीं है। यदि आपको नहीं पता तो हमने आप लोगों को रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के अंदर जो पढ़ाया है वहां पर जाकर देख लीजिए, हर एक प्रश्न आप लोगों को हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया? मतलब यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र नाम जो है वो किसने दिया? ओडम ने, टेंसले ने, हीकर ने, हेबर ने। तो बच्चों यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र की यदि हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? टेंसले साहब के द्वारा दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? यानी कि आप सभी बच्चे जानते हैं हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक, अब यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, और वो क्या पूछा जा रहा है कि इसके कितने दिशाओं में सिंह के मुख हैं? तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितनी दिशाओं की बात करें? दिशाओं में है 4। ठीक, हमें यदि देखा जाए तो टोटल 4 दिशाओं में सिंह दिखेंगे, और वहीं दिखने की यदि हम बात करें कि कितने सिंह दिखाई देते हैं तो सिंह दिखाई देते 3 हैं, लेकिन होते कितने? 4 हैं, जो कि चारों दिशाओं में होते हैं। ठीक, केवल सिंह के अलावा यदि देखेंगे तो हमें और भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एक साइड हमें घोड़ा देखने को मिलता है हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में, और एक तरफ हमको सांड देखने को मिलता है। घोड़ा जो है वो चेतना का प्रतीक होता है, और सांड जो है हमारी कृषि का प्रतीक है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पटसन यानी कि जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे कि जूट की खेती जो है वो कौन सी ऋतु में की जाती है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है। अब यहाँ पर जूट की खेती से संबंधित मैं आपको बता दूं कि जूट की खेती ज्यादातर कहां पर की जाती है? ये पश्चिम बंगाल में की जाती है। बच्चों कहां पर की जाती है? पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जो हुगली नदी का एरिया है। यहां पर आप लोगों को बताना है कि जो जूट की खेती है वो कौन सी ऋतु में की जाती है। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जूट की खेती की यदि हम बात करें या पटसन की खेती की यदि हम बात करें भैया, तो ये मुख्य रूप से इसको बोया जाता है या इसको उगाया जाता है वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में उगाया जाता है? इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए जूट चावल के समान ही परिस्थितियों में उगता है। ठीक, जूट को यदि देखा जाए तो भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ये बारिश की आवश्यकता होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करें तो आगे बात करने से पहले जूट को और किस नाम से जानते हैं? तो जूट को यदि देखा जाए तो बच्चों पाट या पटवा भी कहते हैं। जूट को आप देखोगे पाट भी कहेंगे या इसको पटवा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, पाट या फिर पटवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्र में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता सीमा माना गया है? मतलब अस्पताल वाले क्षेत्र में कितनी ज्यादा डेसिबल से ध्वनि नहीं होनी चाहिए? 65 dB, 90 dB, 105 dB, 140 dB। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने 65 dB। कितना हो जाएगा? 65 dB। ध्वनि जो होता है, ध्वनि की माप की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, जंगली मुर्गी या मुर्गे कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जो जंगली मुर्गे हैं ये कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है, यानी कि कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? सरिस्का अलवर, माउंट आबू सिरोही, तालछा पर चूरू, केला देवी करौली। तो बच्चों ये जिस जहां पर पाया जाता है वो है आप लोगों के सामने कौन सा? माउंट आबू सिरोही। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। जैसे कि आप लोगों को पता होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर। ठीक, वहीं यदि हम बात करें आप लोगों के सामने तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा इससे पहले। ठीक, चलिए एशियाई शेर के लिए है ये। वहीं यदि देखा जाए बच्चों तो आपने देखा होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, ये काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है ये। ठीक, ऐसे ही मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क है, ये किसके लिए है? ये बारासिंगा के लिए फेमस है, बारासिंगा। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर पूछा गया है किसका? जंगली मुर्गे का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 131, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बताना है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है।
अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि। तो हर एक बच्चा जानता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। इसी बृहस्पति को बोलते हैं गुरुओं का देवता। गुरुओं का देवता जिस ग्रह को कहा जाता है वो ग्रह कौन सा है बच्चों? तो गुरुओं का जो देवता है वो कहा जाता है आप लोगों के सामने किसको? तो वो कहा जाता है बृहस्पति को। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है? तो आपके सामने होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा? दिवाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसे कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। वहीं यदि देखा जाए तो रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है वो कौन से महीने में आता है? सावन के महीने में आता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक। वहीं यदि होली की यदि हम बात करें तो होली का जो महीना आता है या होली का जो त्योहार आता है, जैसे कि अभी जो समय है, कल ही यदि आप लोगों ने देखा रंग पंचमी थी। ठीक। तो ये मार्च के महीने में यदि देखा जाए तो मार्च के महीने में होली का सीजन आता है, होली का त्योहार आता है। ठीक, लगभग फरवरी मार्च में। चलिए अगला है आपके सामने, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं? जैसे दांत की यदि हम बात करें तो दांत के प्रकार अलग अलग होते हैं बच्चों। किसके प्रकार? दांत के प्रकार। तो दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तो कौन से दांत करते हैं? ठीक, वहीं आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था ये। ठीक, चलिए यहां पर आप लोगों के सामने है कृंतक, रदनक, चवर्णक, पश्च चवर्णक। तो यहां पर यदि देखा जाए बच्चों तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कृंतक जो होते हैं, कौन सा दांत? कृंतक। तो इन कृंतक को क्या बोलता है? इंसीजर बोला जाता है। रदनक को यदि देखा बोला जाए केनाइन्स बोला जाता है। वहीं यदि देखा जाए प्रीमोलर और एक होता है मोलर। ठीक, इन दांतों के अलावा दूध के दांत भी होते हैं। इन्हें प्राथमिक या पर्णपाती दांत भी कहा जाता है। ये जो होते हैं इन्हें प्राथमिक या फिर कौन सा दांत? पर्णपाती दांत भी कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने कि भैया चीरने फाड़ने का काम कौन सा दांत करता है? तो बच्चों वो करता है रदनक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 134। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। आपके सामने जो ये यातायात संकेत दिया गया है ये किस चीज को संकेत करता है? बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा जो रोड वगैरह होता है उस रोड पर ऐसे संकेत बने होते हैं, जैसे कभी कभी इस टाइप से बने होते हैं। ठीक, कभी इस प्रकार से बने होते हैं, ये अलग अलग चीज से बने होते हैं। ठीक, तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? आगे सकरा पुल है, आगे सकरा रास्ता है, आगे चौड़ा रास्ता है, आगे खतरनाक गहराई है। तो बच्चों यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा आगे सकरा रास्ता है, यानी कि बी वाला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? मतलब जो देख नहीं सकते उन छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग साधन कौन सा है? टेक्स्ट टू स्पीच, प्रोजेक्शन स्क्रीन, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक, कि जैसे आपने बोला वैसा लिखा गया, ये एक सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी माताजी के भाई की मां से आपका क्या रिश्ता है? ये देखो एक लॉजिकल प्रश्न है, एक रीजनिंग का प्रश्न आप कह सकते हो, तर्क शक्ति का प्रश्न इसको कह सकते हो। ठीक, आपकी माताजी के भाई मतलब हमारे हुए मामा, की मां मतलब हुई हमारी नानी, से आपका क्या रिश्ता होगा? मामी, नानी, बहन, मौसी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोगों को पता है कि हमारा उनसे जो रिश्ता होने वाला है वो कौन सा रिश्ता होने वाला है? तो वो रिश्ता हो जाएगा हमारा नानी। ठीक, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यहां पर आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। भारत की सबसे बड़ी एवं गहरी बावड़ियों में से एक है, कौन सी है? तो तुर्जी का झालरा, आभयानेरी की चांद बावड़ी, भंडारों की बड़ी बावड़ी, पन्ना मीना की बड़ी बावड़ी। तो बच्चों आप लोगों को यहां पर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आभानेरी की चांद बावड़ी। ये इसका सटीक एवं सही जवाब है, जो कि भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। ठीक, अब यहां पर बावड़ियों का प्रश्न आया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो 100 रुपए का नोट है, इस 100 रुपए के नोट पर यदि देखोगे तो किसकी बाव है? ये रानी की बाव है, ये रानी की बाव, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 138। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? आप लोगों को यहां पर बताना है भैया कि शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता दोनों को बनाए रखना, बालकों में विकसित होने वाले सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, आवश्यक उपकरणों तथा साधनों की परिचयात्मक जानकारी, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों के कसौटी पर कसना है। चलिए अगला प्रश्न है,
कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा पहले से चला आ रहा तरीका जो कहीं ना कहीं पानी को खेतों तक नहीं पहुंचाता। मोट, ढेकली, रहट, ड्रिप यंत्र। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या, तो 139वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ड्रिप तंत्र। ठीक, यह ड्रिप तंत्र जो है वो एक ऐसा तरीका है जो कहीं ना कहीं कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का पारंपरिक। अब यहाँ पर दो तरीके हैं भैया, एक होता है पारंपरिक और एक होता है गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा तरीका जो पहले से चला आ रहा हो उसे बोलते हैं पारंपरिक, सदियों से चला आ रहा हो। और एक होता है गैर पारंपरिक। अब गैर पारंपरिक का मतलब जिसका विकास जो है बच्चों वो कहीं ना कहीं आधुनिक समय में हुआ है, तो उसमें आ जाएगा ड्रिप तंत्र, क्योंकि ये जो एक सिंचाई का तरीका है ये इसका विकास अभी अभी हुआ है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इन चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जरूरी ले जाना उसके लिए है, क्योंकि नहीं ले जाया जा गया तो उसको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो आपको बताना है यहाँ पे स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल, टॉर्च। देखो टॉर्च नहीं होगी फिर भी आदमी चल सकता है, कंबल नहीं है बच सकता है, लेकिन यदि ऑक्सीजन किट यदि उसके पास नहीं है तो मान के चलिए कि वो व्यक्ति बच ही नहीं सकता। इसलिए ऊपर जाते समय पर्वतारोही को ऊंचाई पर चढ़ते समय उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन किट का होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, मैं अभी भी बोल रहा हूं बस थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को हर एक प्रश्न का सटीक एवं सही जवाब मिल रहा है। बस इन प्रश्नों के साथ अपने आंसर की मिलान कर लीजिए कि आपके पर्यावरण अध्ययन में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी विद डीके हमेशा तत्पर रहता है और रहेगा भी। ठीक, यदि आपने वीडियो को देखा है, देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए मोटर व्हीकल एक्ट के सेशन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है। गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग, वस्तुओं को असुरक्षित ले जाना, शांति या नो हॉर्न क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना। तो बच्चों यहां पर यदि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग पर कहीं ना कहीं दंड का प्रावधान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था। आप लोगों को बताना है कि बछेंद्री पाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बच्चों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट जो है वो बच्चों कहां पर है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, ये एक ऐसी बात है जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर जब कदम रखा था वो समय है 23 मई 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 23 मई 1984। चलिए अगला प्रश्न है, अफीम में कौन सा एल्केलाइड नहीं पाया जाता। ये आप लोगों को बताना है बच्चों कि अफीम में कौन सा एल्केलाइड नहीं पाया जाता। मॉर्फिन, कोडेन, सोमिनिफेरिन, कैफीन। तो यहां पर यदि देखा जाए तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने 143 का डी, यानी कि कैफीन। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है। मतलब कौन सी ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि में प्रयोग किया जाता है। संग्रहालय, मानचित्र, फोनोग्राफ, रेखाचित्र। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फोनोग्राफ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, कमल है, पलाश है, रोहिड़ा है, अमलतास है। तो राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है बच्चों वो है रोहिड़ा। ठीक, वहीं यदि देखा जाए यह है राजकीय क्या पुष्प है। अब राजकीय पुष्प के अलावा यदि आप लोगों को पता हो वृक्ष के बारे में पूछा जाए तो वृक्ष कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा। वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। और वहीं यदि हम पशु की यदि हम बात करें कि राजकीय पशु कौन सा है बच्चों, तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर पशु की यदि हम बात करें तो एक पशु तो ऊंट है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा चिंकारा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, और वहीं यदि पक्षी की बात करें हम तो यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ का राजकीय पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का क्या है, राजकीय पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 146, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया है, प्रश्न तो सभी पढ़ाए हैं लेकिन इनके ऊपर विशेषकर फोकस करके बताया था कि ये प्रश्न आने वाले हैं और देख लीजिए आपके एग्जाम में आ गया है। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो सोनार किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ किला, रणथंभौर किला। तो अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जिसको जाना जाता है बच्चों वो है आप लोगों के सामने 146 का बी, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग।
चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है बच्चों वो है रिकेट्स। बेरीबेरी, रतौंधी, इनकी यदि हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से होने वाला है रतौंधी, विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, बेरीबेरी, और विटामिन डी की कमी से होने वाला है रिकेट्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है, मतलब ऐसा कौन सा घटक है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, मतलब एक तरीके से कृत्रिम। ठीक, स्थल मंडल, उद्योग, समुदाय, जल मंडल। तो बच्चों मानव निर्मित की बात जहां पर भी आए तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो चीज किसके बारे में पूछी जा रही है, कृत्रिम है कि नहीं है। तो कृत्रिम चीज आप लोगों के सामने है उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भैया 149वां, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है, यानी कि यहां पर बकरी की नस्ल पूछी जा रही है आप लोगों से कि कौन सी नस्ल अच्छी है बकरी की, मुर्रा, गिर, शाहीवाल, जमुनापरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है, तो बच्चों यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा जमुनापरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 150वां, किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि ऐसे कौन से रसायन शास्त्री हुए हैं जिनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नील्स बोर, दिमित्री मेंडलीव, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, नागार्जुन। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नागार्जुन। तो प्यारे साथियों, मैंने अभी की क्लास में आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन की जो आंसर सीट है वो आप लोगों को बताई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सही आंसर सही समय पर मिल गए होंगे। इसी के बाद हम आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट के आंसर की बताने वाले हैं। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।